चैप्टर का नाम साझेदार का प्रवेश। प्रवेश क्या है? हम लिखाए हुए हैं, किसी फॉर्म में नए साझेदार का आगमन साझेदार का प्रवेश कहलाता है। किसी फॉर्म में नए साझेदार का आगमन साझेदार का प्रवेश कहलाता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है किस अधिनियम के अंतर्गत फॉर्म में साझेदार प्रवेश करता है। भारतीय साझेदारी अधिनियम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर सेक्शन 31 सब एक्ट 1 31 के ब्रैकेट में आप लिखेंगे 1 को सब एक्ट बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 31 का सब सेक्शन 1 के अंतर्गत किसी भी फॉर्म में नया पार्टनर प्रवेश करता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि किस परिस्थिति में कोई भी साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है। किस परिस्थिति में कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है? आंसर आता है पहला, जब व्यवसाय का विस्तार करना हो। व्यवसाय बढ़ाना, जैसे दो आदमी मिलकर बिजनेस जो चल रहा है वो कर रहा था, अब उस बिजनेस के एरिया को बढ़ाना है, तो निश्चित रूप से नंबर ऑफ मेंबर बढ़ेगा तब तो एरिया बढ़ाएगा, है ना। तो जब व्यवसाय का विस्तार करना हो। दूसरा, जब व्यवसाय में अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो किसी पैसा वाला को अपना पार्टनर बना लिया। ठीक है, जब व्यवसाय में पूंजी की आवश्यकता हो। अगला, जब किसी प्रतिष्ठित आदमी को साझेदार बनाना इसीलिए आवश्यक हो कि उसके आने से व्यवसाय का रूप रंग बदल जाएगा। जैसे आजकल चलन में है कि जो भी सेलिब्रिटी फेमस हुआ उसको किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना देता है, चाहे वो प्लेयर से हो चाहे वो हीरो हीरोइन से हो। जैसे अमिताभ बच्चन, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ए टू जेड जो भी फेमस नाम है उसको, उसमें से जिससे भी एग्रीमेंट फाइनल हो जाए किसी भी कंपनी का, वो उस व्यक्ति को उस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना देता है। इसी तरह वैसे व्यक्ति जो बहुत ही प्रतिष्ठित हैं, डिजिटल भाषा में कहें कि जिनके व्यूअर बहुत ज्यादा है, अगर उसको कोई भी साझेदारी संस्था अपना पार्टनर बना ले तो जितने व्यूअर हैं वो सब उस संस्था के बारे में जान जाएगा, उतना उसका कस्टमर बढ़ जाएगा, है ना। तो ख्यातिवान व्यक्ति के माध्यम से जब व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना हो तो वैसे व्यक्ति को साझेदार बना लेता है। और लास्ट है कि कोई कर्मचारी जो हमारे संस्था में बहुत दिन से काम करता है, बहुत ही ईमानदार है, तो बाकी जो कर्मचारी हैं उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये कर्मचारी को साझेदार बना दिया जाता है। कर्मचारी को इसलिए साझेदार बना दिया जाता है कि उसके बाद जितने भी कर्मचारी हैं उनके दिमाग में आ जाए कि यहां अगर हम प्रमोशन करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो हमको प्रमोशन देके साझेदार बना लिया जाए। तो कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं या विशेष प्रकार के कर्मचारी हैं उनको साझेदार बना लिया जाता है। तो पहला, जब व्यवसाय का विस्तार करना हो। दूसरा, जब अत्यधिक पूंजी की आवश्यकता हो। तीसरा, जब ख्यातिवान या प्रतिष्ठित व्यक्ति के माध्यम से व्यवसाय की प्रतिष्ठा को बढ़ाना हो। और चौथा, किसी कर्मचारी को प्रोत्साहित करना हो। इस स्थिति में हम फॉर्म में साझेदार को प्रवेश करते हैं। अब साझेदार को प्रवेश करने के लिए शर्त क्या है?
पहले से जितने भी साझेदार हैं उन सब की सहमति होनी चाहिए कि हाँ फलाना को बनाइए। अगर दो साझेदार है और तीसरा को साझेदार बनाना चाह रहा है और इस दोनों में अगर मतभेद हो गया कि आप इसको नहीं बनाइए, तो उस स्थिति में आप साझेदार नहीं बना सकते। किसी भी थर्ड पर्सन को साझेदार बनाने के लिए पहले से जो भी साझेदार हैं उनके बीच आपसी सहमति होनी चाहिए। अगर सहमति नहीं है तो आप साझेदार नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी भी साझेदार के प्रवेश होने पर पुराने साझेदार पर क्या प्रभाव पड़ता है या फिर फर्म पर क्या प्रभाव पड़ता है। पुराने साझेदार पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अब ध्यान दें, 1 रुपया सपोज करो अभी लाभ होता था, 2 आदमी है तो बराबर बांटा, 50 पैसा 50 पैसा शेयर हो। तीसरा बंदा आ गया और यदि संस्था का लाभ 1 रुपया रहा, अब बराबर बांटेगा तो क्या होगा, 33 पैसा करके शेयर बनेगा अप्रोक्स। तो पहले से जो साझेदार है उसको कितना नुकसान हो गया, 17 पैसा के बराबर। तो क्या हो गया, नया साझेदार के आने से पुराने साझेदार के लाभ अनुपात में कमी हो जाती है। जो हम रिटायरमेंट जो पढ़ा रहे थे उस समय भी बताए थे कि एडमिशन होने से, किसी साझेदार के प्रवेश होने से पहले से साझेदार के लाभ प्राप्ति अनुपात में सेक्रीफाइस होता है, लेकिन रिटायरमेंट होने से बचे हुए साझेदार के लाभ अनुपात में वृद्धि होता है, गेन होता है। इसीलिए एडमिशन चैप्टर में अगर क्वेश्चन एडमिशन चैप्टर का है तो वहां पे सेक्रीफाइस रेशियो के अनुपात में हम गुडविल को बांटते हैं। अगर क्वेश्चन रिटायरमेंट चैप्टर का है या डेथ चैप्टर का है तो वहां पे गेन रेशियो में हम गुडविल को बांटते हैं। और ये ऑब्जेक्टिव पूछता है साझेदार के प्रवेश के स्थिति में गुडविल का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है, तो साझेदार के अवकाश की स्थिति में गुडविल का विभाजन किस अनुपात में किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार को लाभ में कमी होती है, अर्थात उसे सेक्रीफाइस होता है। इसीलिए गुडविल जो वो लाया नया साझेदार, उस गुडविल को सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाएगा। और रिटायरमेंट या डेथ की स्थिति में पहले से 3 था अब 2 ही बचा, तो लाभ में 2 आदमी ही शेयर लेगा, तो निश्चित रूप से लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी। इसीलिए उसमें गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटते हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। अब एडमिशन का परिणाम क्या है। एडमिशन का परिणाम है कि जब कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो फॉर्म का पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाता है फॉर्म का, अर्थात उसके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। उसके एग्रीमेंट में, 2 साझेदार के बीच जो पहले से अब एग्रीमेंट था वो एग्रीमेंट चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब वो एग्रीमेंट 3 आदमी के बीच का होगा। तो एग्रीमेंट चेंज हो जाता है, परिणाम स्वरूप फॉर्म का फिर से गठन किया जाता है, अनुबंध फिर से तैयार होता है। पार्टनर के बीच अब 3 आदमी मिलकर कैसे बिजनेस करेगा, इसके लिए फिर से नियम कानून तय करता है, जिसको हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। रिकॉन्स्टिट्यूशन का रिजल्ट यह है कि फॉर्म के पास जितना भी एसेट्स और लायबिलिटीज है उसका भी हम वैल्यूएशन करते हैं, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करते हैं। और इस कंपेयर करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिवैल्यूएशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन के परिणाम स्वरूप फॉर्म के एसेट्स और लायबिलिटीज का कंपेयर मार्केट के प्राइस से किया जाता है और इस कंपेयर को हम कहते हैं रिवैल्यूएशन। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तैयार किया जाता है। फिर रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल अकाउंट पुराने साझेदार का तैयार किया जाता है और नई संस्था का बैलेंस शीट तैयार करते हैं। ठीक है, तो क्या परिणाम है, तो फॉर्म का पुनर्गठन होता है जिसके कारण पुनर्मूल्यांकन अकाउंट तैयार होता है, पार्टनर का पूंजी खाता तैयार होता है,
फॉर्म का स्थिति विवरण तैयार होता है। आपका 2-3 नंबर में क्वेश्चन भी पूछता है कि जब कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो कौन कौन से समायोजन के लेखे किए जाते हैं। एडजस्टमेंट, यही क्या क्या अकाउंट बनेगा, कौन कौन से एडजस्टमेंट अकाउंट प्रिपेयर होगा। तो पहला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा, दूसरा साझेदार का पूंजी खाता, यदि पूंजी अस्थाई है तो पूंजी खाता और चालू खाता करेंट अकाउंट दोनों बनेगा, और फिर बैलेंस शीट बनेगा, है ना। कुल मिला के इस चैप्टर में ये थ्योरी है, साझेदारी क्या है, प्रवेश क्या है, प्रवेश क्यों होता है ना, और प्रवेश का क्या प्रभाव पड़ता है, और प्रवेश होने पर कौन कौन से हिसाब किताब के लेखे तैयार किए जाते हैं। ये आपका इस चैप्टर का थ्योरी है। उसके बाद का टॉपिक आता है कि जब कोई साझेदार फॉर्म में प्रवेश करता है तो वह अपने साथ बिजनेस करने के लिए नगद लाता है, जिसको कैपिटल कहते हैं, बातचीत नहीं करो, बिजनेस करने के लिए नगद लाता है जिसको कैपिटल कहते हैं। लेकिन जिस दिन वह फॉर्म में प्रवेश किया उस दिन उसका बिजनेस चालू अवस्था में था, तो उसी दिन से वह बिजनेस के लाभ का हकदार हो जाता है। अतः लाभ में हिस्सा पाने के बदले वह एक और अतिरिक्त रकम लाता है जिसे गुडविल या प्रीमियम कहते हैं। नगद दो चीज लाता है, एक पूंजी, जो वो बिजनेस का साझेदार बना है तो बिजनेस के लिए अपने भाग का हिस्सा नगद लाएगा जिसको पूंजी कहेंगे। लेकिन वह एक और राशि नगद लाता है, वो इसलिए लाता है कि जिस दिन वो बिजनेस में प्रवेश कर रहा है उस दिन उसका बिजनेस रन अवस्था में है और उसी दिन से उसको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। तो इसके बदले वो एक और अतिरिक्त रकम लाता है जिसको गुडविल या प्रीमियम कहते हैं। अब इस दोनों ही के लिए हम जर्नल एंट्री करते हैं। कैपिटल लाने के लिए जो हम लिखा दिए हैं, नया पार्टनर जब कैपिटल लाता है तो कैश अकाउंट दिया टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जब गुडविल लाता है तो कैश अकाउंट दिया टू गुडविल अकाउंट। लाए हुए गुडविल को क्वेश्चन में बोले या ना बोले, पहले से जो विद्यमान साझेदार है उसके बीच सेक्रीफाइस रेशियो में बांटते हैं, जिसके लिए एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट या टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। अब यदि क्वेश्चन में बोलेगा कि गुडविल पुराने साझेदार द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है तो विड्रॉ करने के लिए ओल्ड पार्टनर को डेबिट करते हैं और कैश को क्रेडिट करते हैं, ओल्ड पार्टनर अकाउंट या टू कैश अकाउंट। अब यदि साझेदार गुडविल की राशि लाने में असमर्थ है, यदि वह नगद में नहीं लाता है तो ओल्ड पार्टनर के नाम को डेबिट करेंगे और न्यू पार्टनर के नाम को क्रेडिट करेंगे। ओल्ड पार्टनर अकाउंट या टू न्यू पार्टनर अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड, आपस में उसको एडजस्ट कर लिया गया। फिर गुडविल के लिए दो स्थिति उत्पन्न होता है, अपीयर इन द बुक और नॉट अपीयर इन द बुक। गुडविल हम लोग सॉल्यूशन किए हुए हैं, गुडविल अपीयर इन द बुक और गुडविल नॉट अपीयर इन द बुक। जब अपीयर इन द बुक है तो हम गुडविल लाने का एंट्री और गुडविल को पार्टनर के बीच बांटने का एंट्री करेंगे। अगर नॉट अपीयर है, गुडविल अपीयर नहीं करना है, तो उस स्थिति में भी ओल्ड पार्टनर को डेबिट करेंगे और न्यू पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। क्योंकि हमको गुडविल का एंट्री नहीं करना है, वहां पे पार्टनर के नाम का एंट्री हम करेंगे, ओल्ड पार्टनर अकाउंट या टू न्यू पार्टनर अकाउंट। तो ये टॉपिक हो गया हमको पार्टनर के द्वारा लाए गए नगद राशि कैपिटल और लाए गए नगद राशि गुडविल या नहीं लाए गए राशि गुडविल के लिए। अब इसके अतिरिक्त जब कोई साझेदार प्रवेश करता है तो एक ऑब्जेक्टिव वहां पे आता है कि साझेदार के प्रवेश से पहले फॉर्म के पास यदि कोई अनलीगल आइटम है तो क्या उसके लिए नया साझेदार दोषी होगा?
आज के डेट में फॉरेन प्रवेश ध्यान देना, और ये हमेशा आप लोग अपने जीवन में भी लागू करना। होता क्या है, जैसे कोई किराए का मकान लिया, रहना शुरू आज से कर दिया, लेकिन 2-4 दिन पहले उस मकान में कोई घटना घट गया, तो नया रेंटर जो आज प्रवेश किया, क्या वो उस घटना के लिए दोषी होगा? नहीं होगा दोषी। तो उसके लिए जिस समय बातचीत करने लोग जाता है, रेंट एग्रीमेंट बनाता है, उस समय लिख लेता है कि हमने फलाने तारीख से रहना शुरू किया, इससे पहले के किसी भी कार्य के लिए हम जिम्मेदार नहीं है। वही चीज पार्टनरशिप में होता है कि हम फलाने तारीख को इस संस्था का पार्टनर बन रहे हैं, इससे पहले संस्था के लाभ, हानि, जोखिम, आय का हम भागी नहीं है। ठीक है, तो प्रवेश से पहले कुछ भी फॉर्म के पास है, उसके लिए नया साझेदार भागीदार नहीं होगा। प्रवेश के बाद अगर कुछ है तो उसके लिए नया साझेदार भागीदार होगा। अब एक और क्वेश्चन होता है, क्या अवयस्क को आप साझेदार बना सकते हैं? जिसका एज 18 साल से कम है उसको साझेदार बना सकते हैं। तो अवयस्क को आप साझेदार लाभ में हिस्सा पाने के लिए सिर्फ बना सकते हैं, जोखिम में हिस्सा पाने के लिए नहीं, क्योंकि वो अवयस्क है, उसको लाभ, हानि, जीवन मरण का उतना अनुभव नहीं है। हो सकता है आप उसके साथ छल कर रहे होंगे, आप योग्य हैं, आप उसको पार्टनर बना लिए और आप उसके साथ छल करना शुरू कर दिए, सारा प्रॉफिट आपका, सारा लॉस उस पर आप ट्रांसफर कर दें। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट में यह है कि अवयस्क लाभ में हिस्सा पाने के लिए भागीदार होगा, लेकिन हानि में हिस्सा पाने के लिए भागीदार नहीं होगा। इसलिए अवयस्क को हम साझेदार बना सकते हैं, लेकिन वो संपूर्ण साझेदार नहीं होगा। ठीक है, अब साझेदार के प्रवेश के बाद पहले से जो साझेदार है उसके लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है। अब लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होता है, इसके लिए हम न्यू रेशियो निकालते हैं। न्यू रेशियो 3-4 रूप में निकलता है। सॉल्व करते समय हम बताए कि जब साइलेंटली कोई साझेदार प्रवेश कर गया, इट मीन्स जो साझेदार प्रवेश कर रहा है उसको जो लाभ दिया जाएगा वो कहां से दिया जाएगा, ऐसा सवाल में चर्चा नहीं है। तो उस स्थिति में हम लेट मानते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट 1, और लेट मान के सॉल्यूशन करेंगे। दूसरा केस होता है कि जब कोई साझेदार प्रवेश कर रहा है, किसी साझेदार का एडमिशन हुआ है, तो उसको जो लाभ मिलेगा वो पुराने साझेदार में से कोई एक या सभी पुराने साझेदार देगा, वो अपने हिस्से से, क्वेश्चन फ्रॉम ऑन शेयर होगा। ठीक है, तो कोई एक साझेदार या सभी साझेदार अपने हिस्से से देता है, तो जितना भाग जो साझेदार दे रहा है डायरेक्ट पुराने साझेदार में से उतना घटा लेंगे, कोई अलग विधान नहीं करेंगे। जितना भाग दे रहा है, जैसे 2/3 और 1/3 के लिए पुराना साझेदार है, और 1/3 के लिए कोई एक साझेदार प्रवेश किया, और ये 1/3 भाग पहले से जो पार्टनर है उसमें से कोई एक देगा, तो उसके शेयर में से 1/3 डायरेक्ट घटा लेंगे। अब तय कर दिया, पुराने नया साझेदार का शेयर तय है, 1/5 भाग के लिए नया साझेदार आया, और ये 1/5 भाग समान रूप से ए और बी देगा। पुराना साझेदार सपोज करो ए और बी है, 1/5 भाग के लिए नया साझेदार प्रवेश कर रहा है, और ये 1/5 भाग कोई भी पुराना, ये सभी पुराना साझेदार समान रूप से देगा। तो 1/5 का 2 भाग में बांटेंगे, 1/5 का 1/2 निकलेगा 1/10, और ये 1/10 दोनों में से घटेगा। ठीक है, पुराने साझेदार समान रूप से नया साझेदार को दे रहा है, तो नया साझेदार का जो रेशियो है उसको पहले समान अनुपात में बांटेंगे, और फिर जो भाग निकलेगा वो दोनों पुराने पार्टनर में से घटाएंगे। या फिर 1/5 भाग सपोज करो 3:2 के अनुपात में देगा नया पार्टनर, पुराना पार्टनर, तो 1/5 का 3:2 पहले करेंगे, 3 भाग एगो में से और 2 भाग
एगो में से घटाएंगे। ये स्टेप है। तो 3 स्टेप हो गया। एक, जब साइलेंटली प्रवेश किया। दूसरा, जब कोई एक साझेदार उसको दिया। तीसरा, जब नया साझेदार का भाग एक निश्चित अनुपात में बांट के पुराना साझेदार देता है। और तीसरा, चौथा, जब नया साझेदार का भाग क्लियर नहीं हो। जब नया साझेदार का शेयर क्लियर नहीं हो क्वेश्चन में, बल्कि ये क्लियर हो कि पुराने साझेदार अपने भाग का इतना नए साझेदार को देता है। पुराने साझेदार अपने भाग का इतना और इतना नए साझेदार को देता है। तो पुराने साझेदार का उतना भाग निकाल के फिर उसमें से घटा लेंगे, और वो भाग जो निकलेगा, वो जितने भी पुराने साझेदार हैं उसका जो वो भाग निकलेगा, उसको ऐड करके नया साझेदार का रेशियो निकालेंगे। इस तरह ये 4 स्टेप का क्वेश्चन है। हम चारों एक एक करते हैं। जिसका उस समय छुटा भी होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, जो पढ़ भी लिया था उसका रिपीट हो जाएगा। कोई एक बुक दो हमको। पहला क्वेश्चन है, ये साइलेंटली क्वेश्चन है। इसमें 1/3 के लिए नया साझेदार प्रवेश किया, लेकिन नया साझेदार को कौन साझेदार पेमेंट कर रहा है ये चीज क्लियर नहीं है। एक का ए पार्टनर है, ए और बी, पार्टनर ए और बी है, जिसका रेशियो है 3:2। न्यू पार्टनर सी है, इसका रेशियो है 1/3 और कह रहा है फाइंड आउट न्यू रेशियो। फाइंड आउट न्यू रेशियो। यहां पे कोई क्लियर नहीं है कि नया पार्टनर को कौन दे रहा है, तो ऐसे में हम मानेंगे 1। लेट टोटल प्रॉफिट, लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो शेयर ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 1 माइनस सी का भाग। एक में से सी कितना लेगा, 1/3 इज इक्वल टू 3। यहां कुछ नहीं है तो नीचे 1 माने और ये माइनस कर लेंगे। 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। ये ए बी का शेयर बचा कितना, 2/3। तो ए बराबर कितना होगा, ए का अपना हिस्सा कितना है यहाँ, 3/5। तो 2/5 का 3/5 भाग ए का होगा। तो 3/5 ऑफ 2/3। ये 3 से ये 3 कट जाएगा तो बचेगा कितना, 2/5। बी इज इक्वल टू 2/5 ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, ये नहीं कटेगा, ऊपर को ऊपर से, नीचे को नीचे से इंटू कर रहे हैं। और सी बराबर 1/3। सी का शेयर कितना है, 1/3। ये नीचे वाले भाग 5, 15 और 3 का एलसीएम 15 होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम, एलसीएम 15। तो ए बराबर 2/5 गुने 15 बराबर 6। बी बराबर 4/15 इंटू 15 बराबर 4। और सी बराबर 1/3 गुने 15 बराबर 5। इसीलिए न्यू रेशियो 6:4:5। और सीबीएसई वालों के लिए 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है एमसीक्यू के रूप में। अभी हम क्वेश्चन देंगे, इस बार भी 2-3 क्वेश्चन इस रेंज में से पूछा है। बिहार बोर्ड वाले के लिए यही लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन सीबीएसई वाले के लिए यही एमसीक्यू होगा। इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको एक क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था कि जब नया पार्टनर साइलेंटली प्रवेश किया। अगला क्वेश्चन, इस ग्रुप में अब जो भी सवाल है, एक का बी और सी इसी तरह बनेगा, आप लोग बना लेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 का ए, 2 का ए, पार्टनर ए और बी है।
पार्टनर ए और बी है जिसका रेशियो, बातचीत नहीं करो, ध्यान दो तो सारा क्लियर हो जाएगा, 7.5। न्यू पार्टनर सी है, न्यू पार्टनर सी है जिसका रेशियो है 1/6, जो रिसीव्ड फ्रॉम ए 1/24 और रिसीव्ड फ्रॉम बी 1/8। 1/6 भाग जो इसका शेयर है वो 1/24 ए के द्वारा दिया जाएगा और 1/8 बी के द्वारा। तो डायरेक्ट ए में से घट जाएगा 1/24, बी में से घट जाएगा 1/8 और सी का रहेगा 1/6। एलसीएम लेके हम न्यू रेशियो निकाल देंगे और यही क्वेश्चन कल आपका था इसी रेंज का। ठीक है, यहां पे इस 1/6 को इस रेशियो में नहीं बांटना है, 1/6 1/24 और 1/8 के रूप में ये दोनों दे के पूरा किया। ठीक है, प्रूव करना है तो यहां देखें 24 और 8 का एलसीएम 24 होगा ना, 8 तिरिक 24 और 1 4/24 आपस में कटेगा तो कितना होगा 1/6। ठीक है, तो ये 1/6 जो लिया है वो 1/24 और 1/8 ए और बी से लिया है, इसीलिए इसको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट ये उठ के यहां इसमें से माइनस होगा। तो बैलेंस डायरेक्ट करेंगे, बैलेंस ऑफ ए 7/12, ये 7 और 5 को टोटल कर देंगे, 7/12 माइनस 1/24, 12 और 24 का एलसीएम 24, 14 माइनस 1 13/24। बैलेंस ऑफ बी 5/12 माइनस 1/8, 12 और 8 का भी एलसीएम 24। हम बताए थे बिना कलम चलाए हुए एलसीएम आप निकालेंगे, इस दोनों को का इसके आगे का वो संख्या जिसको ये दोनों आपस में काट दे। ठीक है, तो 10 माइनस 3 7/24 और C इजकल टू 1/6। सी में कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, जितना है वही। अब ये 24 और 6 का एलसीएम 24, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम 24, ए इजकल टू 13/24 इंटू 24 इजकल टू 13, बी इजकल टू 7/24 इंटू 24 इजकल टू 7, सी 1/6 इंटू 24 इजकल टू 4। इसीलिए न्यू रेशियो 13:7:4। इसी तरह इसके इस ग्रुप का जो भी सवाल है वो करेंगे। अगला 3 का ए, 3 के ए में पी क्यू पार्टनर है, पार्टनर पी और क्यू, इसका रेशियो है 2:1। इसको ऐड कर दें। न्यू पार्टनर है आर और इसका रेशियो है 1/3 और इसमें लिखे हुए हैं कि ये पी से रिसीव करता है, रिसीव्ड फ्रॉम पी, रिसीव्ड फ्रॉम पी, पी से रिसीव कर रहा है तो डायरेक्ट पी में से घटा लेंगे और कुछ नहीं करना है। तो बैलेंस ऑफ पी, बैलेंस ऑफ पी 2/3 माइनस 1/3, 2 माइनस 1 बराबर 1/3, क्यू बराबर 1/3, आर बराबर 1/3। सबके नीचे 3 है, 3 कॉमन हो जाएगा। जब सबके नीचे समान अंक रहे तो एलसीएम का प्रोसेस छोड़ दें, मन ही मन कॉमन कर दें। ठीक है, तो न्यू रेशियो 1 1 और 1। और अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5 और ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5
ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है और ये इस क्वेश्चन को सीबीएसई वाले वीवीआई कर लें 4 नंबर के लिए। राम और श्याम साझेदार हैं, पार्टनर है, राम और श्याम, इसका रेशियो है 3:2। नया पार्टनर घनश्याम है, न्यू पार्टनर घनश्याम है और इसका रेशियो है 1/4 पेड बाय राम और 1/3 पेड बाय श्याम ऑफ ऑन शेयर। आप देखें यहां ऐसा लैंग्वेज लिखे हुए हैं, ऑफ ऑन शेयर। ये दोनों राम 1/4 और श्याम 1/3 अपने हिस्से का दे रहा है, अलग से इसका रेशियो क्लियर नहीं है। तो पहले इसको टोटल कर लें। पेड बाय राम, पेड बाय राम, राम के द्वारा दिया जाएगा 1/4 ऑफ 3/5 इजिकल टू 3/20। पेड बाय श्याम 1/3 ऑफ 2/5 2/15। अब ये दोनों इस दोनों में से माइनस होगा और इस दोनों को ऐड कर देंगे तो तीसरा का होगा। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ राम, बैलेंस ऑफ राम 3/5 माइनस 3/20, 12 माइनस 3 9/20। बैलेंस ऑफ श्याम 2/5 माइनस 2/15, 15 ही रखिए, 5 तिया 15, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 माइनस 2, 4/15 और टोटल ऑफ घनश्याम, ये दोनों भाग जुट जाएगा, 3/20 एगो देगा और 2/15 एगो देगा। अब ये 15 और 20 का एलसीएम ध्यान दो, 20 से आगे वो कौन सा संख्या है, तो 20 से आगे 20 दूनी 40 करते हैं तो 40 को 15 नहीं काटेगा, 20 तिया 60 करेंगे तो 60 को 15 काटेगा। ठीक है, इसीलिए एलसीएम 60 होगा। 20 3 तिया 9, 15 चौका 60, 17/60। अब 20 15 और 60 का एलसीएम 60 होगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एलसीएम 60, तो राम बराबर 9/20 को 60 से इंटू कर दें बराबर 27, श्याम बराबर 4/15 को 60 से इंटू कर दें 16 और घनश्याम बराबर 17/60 को 60 से इंटू कर दें बराबर 17। इसीलिए न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 27।